Hello and namaskar. Welcome to all on Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well, friends and student. आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का ओशानिया कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज को हम ओशानिया कंट्रीज में इंक्लूड करते हैं, कितनी इनकी संख्या है, नंबर है, कितने परसेंट ये पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, ये वर्ल्ड का कितना परसेंट कह सकते हैं कि आपका टोटल एरिया एक्वायर करता है, इस सभी को हम इस डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा ये आपका वर्ड है ओशानिया, जो डिनोट करता है किस चीज को, ये एक रीजन है जो कि थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स हैं, आपको सेंट्रल और साउथ पैसिफिक में देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे आइलैंड्स है, बड़े आइलैंड्स को ये डिनोट करता है ओशानिया। ठीक, ये इसके लिए यूज किया जाता है। देखिए, द टर्म ओशानिया यूज टू डिनोट द वाइडली स्कैदर आइलैंड्स ऑफ द सेंट्रल साउथ पैसिफिक ओशन में पाए जाने वाले छोटे छोटे आइलैंड्स को हम ओशानिया बोलते हैं। ये 14 इनकी टोटल संख्या है, जिसमें आपका फीजी, ऑस्ट्रेलिया, समोआ, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, टोंगा, किरिबाती, फीजी, सोलोमन आइलैंड, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया एंड किरिबाती, टोंगा, मार्शल आइलैंड, पलाओ, तुवालू एंड नोरू, समोआ, किरिबाती, माइक्रोनेशिया, न्यूजीलैंड, फीजी, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनिया इसमें आते हैं। ये आपका 6% वर्ल्ड टोटल एरिया को सपोर्ट करता है, जिसमें 0.5% आपके टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन है। ठीक, 14 कंट्रीज है और इनके टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो है आपका 35.5 मिलियन के अप्रॉक्स। ठीक, जैसे हमने ओशनिया वर्ड पढ़ लिया। अब देखिए, क्या ओशनिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है? नहीं, इसको कॉन्टिनेंट में हम कंसिडर नहीं करते। अगर ज्योग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिनेंट की बात करें तो ओशनिया जो है वो आपका कॉन्टिनेंट में कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक, देखिए, अब जैसे मैंने बताया कि ज्योग्राफी का जो रीजन है, जो ऑस्ट्रेलिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनके जो एरिया है उसको हम ओशनिया के नाम से डोनेट करते हैं। वैसे इसका कोई ऑफिशियल एक कहा जाता है नाम नहीं है। ये हमारे सिर्फ ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव की इजी हो, इसलिए इसको ये वर्ड डिनोट एड्रेस किया जाता है, जो कि साउथ पैसिफिक के सेंट्रल एरिया के आसपास जितने भी आपके स्टेट हैं। ठीक, अब चलिए, अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स को देख लेते हैं। जैसे कि हमने बता दिया कि इसमें कितने स्टेट आते हैं, ये वर्ड क्यों यूज होता है, किन किन आपकी कंट्रीज में जो कंट्रीज है, किसके कौन से कंट्रीज के लिए यूज होता है ओशनिया वर्ड। क्योंकि ये जो सेंट्रल साउथ पैसिफिक ओशन में जितने भी आपके छोटे आइलैंड प्लस बड़े आइलैंड्स हैं, उनको ये वर्ड एड्रेस करता है। ये वर्ल्ड का 6% टोटल एरिया को एक्वायर कर रखा है। 35.6 या 5% इनका पॉपुलेशन है। 0.5% को सपोर्ट करता है वर्ल्ड के पॉपुलेशन को। ठीक, ये हम इसको मैप के जरिए समझ सकते हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया, ये जितने भी आपके सेंट्रल साउथ पैसिफिक ओशन के किनारे के स्टेट हैं, उन्हें हम ओशिनिया स्टेट के नाम से एड्रेस करते हैं। अब बात करेंगे की कैरेक्टरिस्टिक, इसकी ज्योग्राफी कैसी है। ठीक, इसका कल्चर कैसा है, क्या इसके इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इन सबको हम आगे कवर करने वाले हैं। तो ज्योग्राफी की बात करते हैं तो एक्सटेंसिव आर्किपेलागो आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे आइलैंड्स में बटा हुआ है। डाइवर्स आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका सबसे बड़ा है और न्यूजीलैंड भी। ठीक, फिर इसमें जीलैंडिया, एक सबमर्ज कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा, वो न्यूजीलैंड को अंडरलाइन करता है, ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर है। ठीक, फिर कल्चरल की बात करें तो यूनिक कल्चर है इनका। ठीक, यूनिक है, डाइवर्स कल्चर है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम बोथ एशिया और अमेरिका से डिफरेंट है। रिच इंडिजीनियस ट्रेडिशंस है, इन्फ्लुएंस बाय माइग्रेशन एंड कॉलोनाइजेशन। और ये आपको बता दें कि ये आपका ब्रिटिशर के द्वारा खोजा गया लैंड है। ठीक, तो इस पे जो आपको कल्चरल दिखेगा वो आपको मेनली यूरोपियन टाइप का दिखेगा, क्योंकि और फिर थोड़े बहुत एशिया भी है और जो वहाँ के अपने लोकल्स हैं। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ब्रिटिशर कैप्टन के द्वारा खोजा गया था। ये आपको 1700 के अप्रॉक्स खोजा गया था ये एरिया। तो न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया है और और इसके आसपास जितने भी छोटे आइलैंड्स हैं, उनका कल्चर मैक्सिमम जो है वो यूरोपियन कंट्री से मिलता जुलता है। लिंग्विस्टिक की बात करें तो
लैंग्वेज जो है आपको डिफ्रेंशिएट देखने को मिलेंगे, उसमें आपको विभिन्नताएं देखने को मिलेगी, जैसे कि एस्ट्रो एशियन है, प्रीडोमिनेंट है, अलॉन्ग विथ पापुअन एंड इंडिजीनियस लैंग्वेज है। ठीक, ये है उनके। इन्वायरमेंट की बात करें तो रिच बायोडाइवर्सिटी है, हमें पता है कोरल रीफ्स हैं, ग्रेट बैरियर कोरल रीफ आपको देखने को मिलता है, मरीन इकोसिस्टम है, जो यहाँ के यूनिक फ्लोरा और फौना है, जैसे कि कंगारू हो गए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जो ये जो कंगारू है मैनोसीपियल एनिमल्स है, वो आपको और कहीं जगह नहीं देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का जो डाइवर्सिटी है, रिच बायोडाइवर्सिटी ले लें या फ्लोरा फौना की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट से अलग है। हाँ, और वल्नरेबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से उसको नुकसान भी पहुंच रहा है। फिर हम बात करेंगे, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो ओशिनिया जो भी आपकी कंट्रीज हैं उनकी क्या इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, तो पहला है आपका, इसमें आता है टूरिज्म। टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, मार्शल आइलैंड है, पॉलिनेशिया, फिजी, समोआ, ताहिती सी सबस्टेंशियल टूरिज्म रिवेन्यू जनरेट करके देता है अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ पे लोग आते हैं टूरिज्म के, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो। और वल्नरेबल इसलिए हो गया है क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है तो इसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं नेचर को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो खैर, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका टूरिज्म हो गया। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, पुराने जमाने की ही अपनी इनका जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो है। सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर उसे कहते हैं जिसमें जो काम करने वाले होते हैं वो अपने एग्रीकल्चर को प्रोडक्ट को ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते, वो अपने तक ही सेल्फ सफिशिएंसी कंज्यूम के लिए ही रखते हैं। ठीक, तो इसको सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है, जो कि एक चैलेंज है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर आपकी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगी तो आपको पैसा कम मिलेगा, जिसकी वजह से आपका इकोनॉमिक कह सकते हैं कि ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और बैकवर्ड भी हो जाता है। फिर ओशनिया कंट्रीज अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी जानी जाती हैं, जैसे कि पापुआ न्यू गिनिया जो हो गया मिनरल डिपॉजिट है। ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली डायमंड, गोल्ड, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकल, ये सारी चीजें। हाँ, न्यू गिनिया में आपको मिनरल डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। किरीबाती जो है आइलैंड है, किरीबाती तो आजकल न्यूज में भी रहता है क्योंकि ये बहुत जल्दी सबमर्ज होने वाला है ओशन में। ठीक, समझ मतलब डूबने वाला है बहुत जल्दी। तो ये अपने फिशिंग के लिए ग्लोबली बहुत फेमस है। एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है वो एक क्रूशियल है, अगर हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज ओशनियर कंट्रीज को बचा के रखना है। अगर इनका अंधाधुंध एक्सप्लॉयटेशन हो गया तो फिर ये आने वाले जनरेशन के लिए भी डेंजरस हो जाता है, साथ ही साथ हमारे क्लाइमेट के लिए भी अच्छा नहीं होता है। एड और रेमिटेंस, जैसे कि कुछ जो डेवलप कंट्री हैं जो कॉलोनी इनको बना रखे हैं तो वो कुछ ना कुछ अपना फाइनेंशियल असिस्टेंट देते रहते हैं टाइम पे टाइम, और यहाँ के जो लोग हैं यूरोप अमेरिका में काम करते हैं तो वहाँ से रेमिटेंस भेजते रहते हैं। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड रेमिटेंस फ्रॉम डायस्पोरा कम्युनिटीज इज सिग्निफिकेंट फॉर सेवरल कंट्रीज जो काम करने गए हैं। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो एशिया कंट्रीज के दो बहुत बड़े स्टेट हैं, एरिया वाइज भी और अपना ये इकोनॉमी एक्टिविटी में भी आगे हैं और डेवलप भी हैं, तो बिगेस्ट कंट्री हैं। ठीक, दोनों प्रॉस्परस हैं और डेवलप हैं, दोनों का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा नहीं है। ठीक, ये प्लस पॉइंट है इनका। डेवलप कंट्री हैं, वेल्दी हैं, प्रॉस्परस हैं, और दोनों अपना एलिजेंस किसे देते हैं, ब्रिटेन मोनार्क को देते हैं। बोथ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसा ब्रिटेन में है वैसा यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को आपके सिटीजन के वोट के द्वारा चुना जाता है। ठीक, और इनका जो पूरा सिस्टम है वो एडमिन सिस्टम हो गया, वो सब किस तरह से है, वो ब्रिटेन के स्टाइल में ही होता है क्योंकि ये फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी भी रह चुकी है। तो अमेरिका में अभी जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली जो है वो यूरोपियन पॉपुलेशन है, अमेरिका और सॉरी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक, और जो यहाँ की जो अपने लोकल पॉपुलेशन है उनकी जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो बेचारे बहुत साइड रहते हैं, वो उतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है।
बस उनके लिए टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जो है छोटे मोटे प्रोग्राम्स लाते रहती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। रेसिज्म का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी। बट ओवर द टाइम जो गवर्नमेंट है इस पे काम कर रही है कि ये सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि एक यूरोपियन कॉलोनी रहा है, तो यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलेशन है वो यूरोपियन इस्टेब्लिशमेंट ही जब उस टाइम आए थे वहाँ के लोग, तो यहीं पे ये ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गए। तो इनका जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है या कह लें जो भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कल्चरल एक्टिविटी है, वो सब किस पे बेस्ड है? आपका यूरोपियन और ब्रिटिश स्टाइल पे ही होता है। देन चलिए अब इन दोनों के बीच में हम सिमिलैरिटी भी देखें। सिमिलैरिटी तो ये रही कि दोनों प्रॉस्परस हैं, पॉपुलेशन कम है, दोनों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इंग्लिश बोली जाती है, ब्रिटिश स्टाइल की पार्लियामेंट्री फॉर्म है, दोनों इंडिपेंडेंट है लेकिन अपनी एलिजियंस और लॉयल्टी जो है वो ब्रिटेन के लिए ही है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है माइनॉरिटीज का मैंने बता दिया, इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स हैं बट वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते रहते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के अपने ओरिजिनल लोग हैं उनको एबऑरिजिनल्स कहा जाता है, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख के अप्रॉक्स है, जो कि ट्रॉपिकल नॉर्थ एरिड और सेमी एरिड एरियाज में रहते हैं। और न्यूजीलैंड की बात करें तो जो वहाँ की डोमिनेंट इंडिजीनियस ग्रुप है उसे माओरी कहा जाता है। वो स्पेशली जो है वो पॉलिनेशिया से आए थे माइग्रेट होके, तो उन्होंने यहाँ के वो ओरिजिनल पर्सन सिटीजन्स माने जाते हैं। ये आपके नॉर्दर्न आइलैंड में इनको ज़्यादा इनकी संख्या देखने को मिलती है, जो कि 10% टोटल पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है। ठीक, अब इनका पॉपुलेशन बढ़ भी रहा है, ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है इनकी अच्छी होते जा रही है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया के एबऑरिजिनल से। ठीक, ये मैंने बता दिया। देखिए कल्चरल लैंडस्केप की बात करें तो दोनों का एक जैसा ही है, एक आपका यूरोपियन स्टाइल में है। दोनों की इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो एक्सपोर्ट होता है, जैसे कि लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करते हैं दोनों कंट्री। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका जाना जाता है वूल, व्हीट प्रोडक्शन और माइनिंग के लिए। ठीक, अब पॉपुलेशन की बात करें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन सेंटर्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, वैसा ही न्यूजीलैंड में भी देखने को मिलेगा। कल्चरल हेरिटेज, इकोनॉमिक लोकेशन और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी थोड़ी सी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन दोनों का एक जैसा ही होता है। फिर हम बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो फिजियोग्राफी है वो थोड़ी डिफरेंट है। जो ऑस्ट्रेलिया है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड, ड्राई है, लो रिलीफ है इंटीरियर इसके। हाँ, और न्यूजीलैंड की बात करें तो हिली और माउंटेनियस टोपोग्राफी आपको देखने को मिलेगी न्यूजीलैंड में, और थोड़ा सा ये वेटी टाइप का होता है। फिर अब वोल्केनिज्म तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखने को मिलता, ना वोल्केनो एक्टिविटीज होता है ना ही अर्थक्वेक, लेकिन न्यूजीलैंड में आपको दोनों ही देखने को मिलेगा। ठीक, फिर आपका क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो फिलहाल ज्योग्राफिकल टर्म में देखें तो कोई रिसेंट वोल्केनिज्म का कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है, लेकिन न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है। ठीक, एनुअल रेनफॉल की बात करें अगर ओशनियर कंट्रीज में तो वो 400 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है। ठीक, इक्वेटोरियल एटॉल्स देखने को मिल जाएगा आपको, माउंटेनियस आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे आपको। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया में। ये सारी चीजें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। लिटरेसी की बात करें तो दोनों स्टेट हाई लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा, इनकी भी अच्छी पॉपुलेशन आपकी पढ़ी लिखी है। अब चलिए, अब इनके बीच अगर हमने कुछ सिमिलैरिटी देखी तो कुछ डिसिमिलैरिटी भी है, डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस क्या क्या है? तो पहला डिफरेंसेस है जो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैसिव है और कॉम्पैक्ट है, बड़ा है, लेकिन जो आपका न्यूजीलैंड है वो इलॉग्नेटेड है और फ्रेगमेंटेड है। ये हिली, जैसे न्यूजीलैंड है ये नॉर्थ और साउथ में बटा हुआ है। ठीक, कहीं हिली एरियाज हैं और ये फ्रेगमेंटेड मतलब बटे हुए इनके एरियाज हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा प्लेट है। लेकिन इंटीरियर की बात करें तो ये लो रिलीफ इंटीरियर है, और अगर इसकी वेस्टर्न साइड की बात करें तो यहाँ को आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया, गिब्सन डेजर्ट, ये सारी चीजें। ठीक, चलिए, अर्थक्वेक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में उतने नहीं आते, ना ही वोल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड में आपको देखने को अर्थक्वेक भी मिलता है, प्लस आपको वोल्केनिक एक्टिविटीज भी देखने को मिलती हैं।
फिर हम बात करेंगे जो वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट रॉक हैं, वो आपको वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट में देखने को मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। देन प्लेंटी ऑफ अर्थक्वेक और वल्केनिज्म तो देखने को आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिखेगा, लेकिन न्यूजीलैंड में है। अर्थक्वेक भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, न्यूजीलैंड में है। ओल्डेस्ट रॉक्स आपको ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलते हैं, और न्यूजीलैंड जो है वो अभी ही ये प्लेट बना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए ये थोड़ा स्टेबल कम रहता है। ये आपका लाई करता है ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक बेल्ट पे। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट पीक का जो है, तो उसका नाम है कॉस्किस्को, जिसकी आपकी हाइट है 2228 मीटर, और जो न्यूजीलैंड का है हाईएस्ट पीक है वो माउंट कुक है, जिसकी आपकी टोटल हाइट है 3764 मीटर। द ग्रेट आर्टियन बेसिन जो है ये इंपॉर्टेंट आपका फिजियोग्राफी रीजन है। यहाँ पे कैटनबरी प्लेन है, यहाँ का ये मेन इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक रीजन है। एबोरिजिनल जो है वो सेंट्रल, नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेंगे, ये वहाँ के लोकल हैबिटेंट्स हैं। और मोरीज यहाँ के और न्यूजीलैंड के लोकल हैबिटेंट्स है, जो कि आपको नॉर्थ आइलैंड में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये तो रहा आपका ओशनिया स्टेट्स, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होप आपको समझ में आया होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो बड़े आपके कंट्रीज हैं, उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। होप आपको ये जो कंसेप्ट है ओशनिया कंट्रीज का समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।